हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। उसने एक रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर चली आई। देखा तो बहुत ही बड़ा कमरा था। बहुत सलीके से सब रखा हुआ था। वाइट रंग का बेडशीट, सारी खिड़कियाँ बंद थी। उसने खुद से ही कहा, ये ज़रूर खड़ूस का ही कमरा होगा। ऐसा बंद बंद कमरा उसका ही हो सकता है। ये बोलते हुए उसने खिड़की खोल दी। अधीर के कमरे की सारी खिड़की बाहर बगीचे की तरफ खुलती थी। अधीरा ने देखा दोपहर के लंच का समय हो रहा था। वो जल्दी से किचन में गई और कुछ बनाने लगी। उसने सही समय खाना बना के टिफ़िन में भर के एक नौकर को देते हुए कहा, इसे ठाकुर साहब को दे आओ। उसकी बात सुनकर नौकर चला गया। अधीर अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था कि तभी उसकी असिस्टेंट उसके केबिन में नॉक करते हुए बोली, सर, मैडम ने आपके लिए टिफ़िन भेजा है। ये सुनते ही अधीर की आंखें फाइल से असिस्टेंट पर गई, जो इस वक्त हैरान था, क्योंकि जब से वो अकेला था इन 14 सालों में उसके लिए कभी टिफ़िन नहीं आया था। वो बाहर ही लंच करता था। उसने असिस्टेंट को देखकर पूछा, किसने भेजा है। उसने कहा, जी आपके सर्वेंट ने कहा मैम ने भेजा है घर से आपके लिए। अच्छा लाओ दो ज़रा। उसके कहने पर उसने उसे टिफ़िन दिया और चली गई। अधीर ने बॉक्स देखा और उसे खोलते हुए खुद से कहा, यह अधीरा ने भेजा है। ये लड़की पागल है क्या। यह बोलते हुए उसने टिफ़िन बॉक्स खोला तो उसमें एक पर्ची थी। उसने उसे खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा था, ज़्यादा गुस्सा मत करना, ये खाना इसलिए है कि आप जल्दी आओ और मुझे बिना गुस्सा किए घुमाने ले चलो। और जब आना तो आइसक्रीम ले आना, जिसे खुद खा के आप ठंडे हो जाओ और मैं खुश। तो अब खाना खाओ और जल्दी आना। ये पढ़ते हुए अब अधीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसने पर्ची अपने पॉकेट में रखा और खाना खाने लगा। जब उसने लास्ट डिब्बा खोलने के लिए उठाया तो बॉक्स के कवर में एक पर्ची और थी। उसने उसे उठाया और खोल के पढ़ा तो लिखा था, मीठे में मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, इसलिए मैं अपने पसंद का भेज दिया है, चूरमा, तो खा लेना। अधीरा की लिखी पर्ची पढ़ उसने टिफ़िन खोला और उसमें चूरमा देख उसे वो दिन याद आया जब अधीरा ने उसे दूध रोटी खिलाई थी अपने हाथों से। ये सोच वो मुस्कुराते हुए चूरमा खा रहा था। उसने खाना ख़त्म करा और टिफ़िन बंद कर रख दिया। उसके बाद वो काम में लग गया। शाम होते वक्त उसे अधीरा की बात याद आ गई। उसने एक लंबी सांस ली और फाइल बंद करते हुए वो उठा और कोट पहनकर फ़ोन उठा के बाहर आया। वीर को अपने साथ लेकर वो घर की तरफ निकल गया। अधीर घर आ ही रहा था कि तभी उसके पास अधीरा का कॉल आया। वो फ़ोन उठा के बोलने ही वाला था कि अधीरा ने हड़बड़ाते हुए कहा, खड़ूस साहब, सिंघानिया जी अपने पूरे परिवार के साथ चले आए। आप जल्दी आए, हमें डर लग रहा है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बोले। प्लीज़ आप जल्दी आओ। अधीरा और कुछ बोलती तभी पीछे से सिंघानिया जी ने कहा, अरे बेटा, अधीर से बात हुई क्या। निकल गया वो। अधीरा ने तेज आवाज़ में कहा, जी सर, बस आ रहे हैं। ये बोल वो अधीर से फिर बोली, सुने आप, प्लीज़ जल्दी आएँ। अधीर ने उससे कहा, आप चिंता मत करें, हम बस पहुंच रहे हैं। ये बोल उसने फ़ोन रख दिया। ड्राइवर से तेज़ चलने को कहे वो परेशान सा बैठा था। कुछ देर में वो घर पहुंचा और सीधा अंदर जाते हुए बोला, अधीरा। उसने इतना कहा ही था कि सिंघानिया जी के बेटे ने कहा, अरे अधीर जी, आप आ गए। उसकी आवाज़ सुन अधीर ने खुद को शांत किया और उसकी तरफ बढ़ गया। उसने उससे हाथ मिलाया, सिंघानिया जी को हेलो कहा और पूरे घर में अधीरा को खोजने लगा। उसे ऐसे इधर उधर देखते हुए सिंघानिया जी के बेटे ने कहा, जिसे आप खोज रहे हैं वो उधर है, देखें। ये बोल उसने उसे सीढ़ियों से उतर रही अधीरा को दिखाया, जो एक औरत के साथ आ रही थी। उसने राजपूतानी भारी सा लिबास पहना था। पूरी तरफ से उसे सजाया गया था। मांग में सिंदूर था, गले में बड़ा सा मंगलसूत्र था। वो आज हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अधीर ने तो जैसे उसे देख पल के झपकाना ही भूल गया था।
अधीरा को उसके सामने खड़ा करते हुए उस औरत ने कहा, अब लग रही है ना आपकी दुल्हन? जब हम आए तब ये बिल्कुल भी कहीं से कोई नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही थी। तब हम इन्हें ज़बरदस्ती ले गए और सजा लाए। वैसे आपसे पूछने की ज़रूरत तो नहीं है ठाकुर साहब जी कि हमारी अधीरा कैसी लग रही है, क्योंकि आपकी तो पलकें ही झपकाना बंद हो गई है। ये सुनते ही सब हंसने लगे। अधीर तो जैसे उनके ये बोलने पर होश में आया था। अधीर ने उस औरत को देखते हुए कहा, क्या ज़रूरत थी इसकी पाखी भाभी? उसकी बात सुन पाखी ने कहा, अरे क्यों ज़रूरत नहीं थी, आखिर हम देखने आ रहे थे, मिलने आ रहे थे आपकी पत्नी से, तो अच्छा तो लगना था। इन्हें चले अब बैठे। उसके कहने पर सब बैठ गए। अधीरा अधीर को घूर के देख रही थी और बाकी जो नौकर थे वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। अधीर की नज़र पाखी से बात कर रही अधीरा पर बार बार चली जाती। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आज अधीर की नज़र अधीरा के चेहरे से हटने का मन ही नहीं हो रहा था। अधीरा ने एक बार अधीर की तरफ देख बेचारा सा मुंह बना के इशारों में कहा, ये सब क्या है? अधीर ने भी उसे इशारे करके शांत रहने को कहा। सिंघानिया जी और उनके बेटे बहू ने साथ में रात का खाना खाया। जब जाने लगे तो अधीरा को मुंह दिखाई और अधीर को प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट की फाइल साइन करके दे गए। उनके जाते ही अधीरा ने चैन की सांस ली और अधीर से बोली, अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो देख लेना आप ठाकुर साहब, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से रिश्ता है। पागल खुद भी हैं, दूसरों को भी कर देंगे। अजीब लोग हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं हैं और खुद चुप होते नहीं हैं। हे भगवान जी बचाए ऐसे लोगों से। मैं कमरे में जा रही हूँ ये सब तामझाम निकालने। ये बोल वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। अधीर उसे जाते हुए देख रहा था। जब अधीरा कमरे में गई तब अधीर भी अपने कमरे में चला आया। देखा तो कमरे की सारी खिड़कियां खुली हुई थी। कमरे में बगीचे से आ रही फूलों की खुशबू और ठंडी हवाएं थी। बाहर का मौसम काफ़ी खुशनुमा हो रखा था, कोहरा बादल और तेज हवाएं। अधीर अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर कोट उतार के बेड पर रख दिया और टाई खोल के चेयर पर शर्ट के कुछ बटन खोल हाथों के स्लीव को खोल के फोल्ड कर लिया और आकर खिड़की के पास खड़ा सोचने लगा। उसके सामने अधीरा का चेहरा आ रहा था। उसका दिल बेचैन था। आज उसे फिर से कुछ एहसास हो रहा था। उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर की तरफ देखा जो टेबल पर रखे हवा से उड़े जा रहे थे। ना जाने क्या सोच वो कमरे से बाहर निकला तो देखा हॉल की लाइट्स ऑफ थी। शायद सब सो गए थे। उसने अपने हाथ की घड़ी पर देखा तो 1 बज रहे थे। उसने अपने कदम अधीरा के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। वो दरवाजे पर रुका और कुछ सोचकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही अधीरा ने घबरा के पीछे मुड़ के देखा तो अधीर खड़ा था। उसने बिस्तर पर रखा अपना दुपट्टा उठा के ओढ़ लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, ठाकुर साहब आप इतनी रात को? हाँ आपसे बात करनी थी, पर आप अभी तक ऐसे, हमें लगा शायद आपने। ये बोल वो खामोश हो गया। हाँ हम चेंज करने जा रहे थे पर दीदी का कॉल आ गया। हम बात करने लगे और फिर जब ये सब उतारने लगे तो हार फंस गया और चुप भी रहा है, ये निकल ही नहीं रहा। ये बोल वो एक बार फिर से कोशिश करने लगी। अधीर ने ये देखा तो बिना कुछ कहे बस दरवाज़ा बंद किया और धीरे से उसके पास बढ़ गया। उसने अधीरा के बालों को उसके पेट से हटा के आगे रखना चाहा तो अधीरा घबरा गई और मुड़ने लगी तो अधीर ने उसके कंधे पकड़ उसे वैसे ही खड़े होने को कह दिया और खुद उसके बालों को एक तरफ कर हार की डोरी को देखने लगा। कमरे में हल्की रोशनी के साथ चांद की रोशनी बिखरी थी जो इस वक्त अधीरा और अधीर पर पड़ रही थी। अधीर ने उसके हार की डोरी खोला। जब उसे निकालने लगा तो अधीरा को टीस सी मची। उतने भारी हार से अधीरा का गला छिल सा गया था और रेसेस भी हो गया था। अधीर ने हार ड्रेसिंग टेबल पर रखा और अधीरा को अपनी तरफ कर उसके आगे के बालों को पीछे कर दिया। उसकी नज़र गले पर गई तो वो लाल हो रखा था। उसने नारियल के तेल को उठा के उसके गले पर लगाने लगा। अधीरा उसके पास होने से उसके छूने से सिहर रही थी। अधीर ने देखा अधीरा की आंखें बंद थी और उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसने अधीरा को कमर से पकड़ के अपने पास खींच लिया और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाया। अधीरा घबराई हुई सी उसे देख रही थी। अधीर ने उसे देखते हुए पूछा,
आज आप खामोश क्यों रही? जब पाखी भाभी ने आपको सजाया तो आप बोल सकती थी ना कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। आप मिसेस अधीर ठाकुर नहीं हैं। आप मेरी कोई नहीं हैं, तो आप खामोश क्यों रही? अधीरा ने घबराते हुए उससे कहा। मैंने उनसे बोलना चाहा था, पर वो सुनना ही नहीं चाह रही थी कुछ। बस वो मुझे ऐसे सजे देखना चाहती थी। अधीर ने उसके चेहरे की घबराहट देखते हुए उसकी चूड़ी भरे हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और चूड़ियों को एक एक कर उसके हाथों से निकालते हुए फर्श पर गिराते हुए उससे बोला, जब हमने आपको शांत रहने को कहा तो आप शांत क्यों हो गई? बोल देती सबके सामने कि ये जो हो रहा है वो गलत है। बोल देती सिंघानिया जी से कि आप मेरी पत्नी नहीं हैं। उस दिन उन्हें गलतफहमी हो गई थी। क्यों नहीं कहा आपने? अधीरा ने अपने पलके झुका के कहा। आपने कहा शांत रहो। मुझे लगा आपको वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, इसलिए आप कुछ कहना नहीं चाहते थे। शायद बाद में कहे उनसे। अधीर ने उसे और पास लाते हुए उसके चेहरे को उठा के कहा, अधीर ठाकुर इतना भी कमज़ोर नहीं कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी लड़की का इस्तेमाल करे। मैंने आज तक जो भी हासिल किया है खुद के बलबूते पर किया है। मैंने आपको इसलिए शांत होने को नहीं कहा था। इस बार अधीरा ने उसकी बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो फिर क्या बात थी? आप बहुत खूबसूरत लग रही थी, खुश थी, थोड़ी चिढ़ी हुई थी, पर कुछ और भी था जो मैंने महसूस किया था आपकी आंखों में। अधीरा, जब भाभी आपको लेकर नीचे आई तो आप बहुत शांत थी। एक दर्द था आपकी आंखों में। क्यों जान सकता हूँ? अधीरा ने उसके नज़दीक खड़े हुए उससे कहा। आज जब पाखी जी हमें तैयार कर रही थी तब इस श्रृंगार का, इस मंगलसूत्र का और सिंदूर का मतलब बता रही थी। उनसे कैसे कहते हम कि हमारी ज़िंदगी में ये सब नहीं है। डर गए थे ये सोच के कि अगर उन्हें पता चला कि मैं एक नाजायज़ लड़की हूँ तो वो भी वही सब सोचने लगेंगी। कैसे बताती उन्हें कि जिस सिंदूर के बारे में, जिस मंगलसूत्र के बारे में वो मुझे बता रही हैं ठाकुर साहब, वो कभी नहीं आ सकती हमारी ज़िंदगी में। आखिर क्यों कोई एक ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसके पिता के नाम का पता ही नहीं है, जिसे जन्म देने वाली माँ का नाम तो है पर उसके पिता का नाम नहीं है। ये बोल वो रो दी थी। अधीर ने ये सुनते ही उसे अपने सीने से लगा लिया। उसे अधीरा के दर्द से दर्द हो रहा था। उसके सीने पर लगी अधीरा ने उसे कस के पकड़ लिया। अधीरा ने उसके बाहों का सहारा पाया तो जैसे पिघल के रो दी। अधीर ने उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत कराते हुए कहा, अधीरा, आपसे कहा ना हमने कि आप नाजायज़ नहीं हैं। नाजायज़ रिश्ते होते हैं, इंसान नहीं। आप क्यों ये सब सोचती हैं? निकाल दे खुद के जहन से ये सब, और मत सोचे कभी ये सब। ये बोल उसने अधीरा को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर लिटाते हुए उसे कंबल ओढ़ा वहीं उसके पास बैठ गया। अधीरा अभी भी उसके सीने में मुँह छुपाए सुबक रही थी। अधीर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उससे कहा, अधीरा शांत हो जाओ और भूल जाते हैं कि आपका पूरा नाम अधीरा विवेक है, जो आपके मौसा जी ने आपको दिया है। आप शान से कह सकती हैं, आप उनकी बेटी हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि आपका पिता कौन है, कहाँ है? आपको बस याद ये रखना चाहिए कि आपको पालने वाला कौन है, किसने आपको प्यार किया, कौन आपके साथ खड़ा रहा, और वो थे आपके मौसा जी और आपकी दीदी। तो बस यही याद रखें। आप चले सो जाएं अब। ये बोल उसने अधीरा के आंसू पोंछे और उठने लगा तो अधीरा ने उसके शर्ट की कॉलर को कस के मुट्ठी में पकड़ लिया। अधीर ने देखा अधीरा अभी थोड़ी घबराई हुई थी। वो वापस उसके पास बैठ गया और उसके सर को अपने सीने पर रखते हुए बोला, शांत हो जाओ, मैं यही हूँ, आप सो जाओ। अधीरा ने आंखों को बंद कर लिया। अधीर उसके बालों को सहला रहा था। अधीर अब अधीरा का हमदर्द बन रहा था। उसके दिल में अधीरा के लिए एहसास था। वो अधीरा को खुश देखना चाहता था, पर अभी उसे खुद नहीं पता था कि वो बदल रहा था। सुबह का वक्त, अधीरा का कमरा। अधीरा अधीर की बाहों में आराम से सो रही थी। अधीर की नींद खुली तो उसने अधीरा को अपनी बाहों में पाया। इस वक्त घड़ी में 6 बज रहे थे। बाहर ठंड बहुत ज़्यादा थी। अंधेरा भी बहुत हो रखा था। अधीर ने सोती हुई प्यारी सी अधीरा को देखा, जिसने उसके सीने में अपने आप को बच्चे की तरह छुपा रखा था। अधीर का दिल एक वक्त के लिए ज़ोरों से धड़क उठा। उसने अधीरा का सर बहुत आराम से तकिए पर रख दिया
वो बहुत ध्यान से उसके चेहरे को देख रहा था। इस वक्त अधीरा के चेहरे पर सुकून था। वो बहुत गहरी नींद में थी। अधीर ने उसके माथे पर हल्के से चूम लिया और उसे ठीक से सुला के बाहर आ गया। वो अपने कमरे में आया और वॉक के लिए रेडी होकर निकल गया। जब अधीर वॉक से वापस आया तो देखा अधीरा बैठी नाश्ता कर रही थी। उसे देखते ही अधीरा भाग के उसके पास आई और बोली, ठाकुर साहब, आप बिजी हैं क्या आज? अगर नहीं बिजी हैं तो क्या हमें शॉपिंग पर ले जाएंगे? वो दीदी ने और बड़ी माँ ने कुछ कपड़े बोले हैं लाने के लिए, तो लेने जाना है। चलेंगे ना आप? प्लीज़ ना मत बोलना आप, उसका नॉन स्टॉप बोलना। सुन, अधीर ने उसे अजीब सा मुंह बना के देखते हुए कहा, एक फेविकोल ले लो अपने लिए। ये सुन अधीरा ने ना समझते हुए उससे कहा, क्यों? मैं क्या करूँगी उसका? उसे अपने मुंह पर लगा लेना तो आपके आसपास के लोग कम सर दर्द से मरेंगे। ये बोल वो अपने कमरे की तरफ चल दिया। उसे जाता हुआ देखकर अधीरा मुंह बनाते हुए बोली, खुद को नहीं देखते, जब देखो मुझे बोलेंगे खड़ूस ठाकुर। ये बोल वो वापस आकर बैठ के नाश्ता करने लगी। कुछ देर में अधीर निकल के बाहर आया और बैठ के चाय पीने लगा। अधीरा उसे घूर के देख रही थी। अधीर उसे कन अखियों से देख रहा था। उसने नाश्ता ख़त्म करा और उठ के जाने लगा तो अधीरा ने खुद से कहा, खड़ूस कहीं का, एक काम बोलो वो भी नहीं करेगा। वो ये बोल ही रही थी कि तभी अधीर ने पीछे मुड़ के उसे देखते हुए कहा, अब क्या ऐसे चलोगी बाहर शॉपिंग करने? जल्दी करो नहीं तो मैं चला जाऊंगा। ये सुनते ही अधीरा खुश होते हुए उठी और उससे बोली, चले, मैं तो रेडी हूँ। उसकी बात पर अधीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा तो अधीरा ने लहंगा पहना था और दुपट्टा लेकर बालों का जूड़ा बना रखा था। अधीर ने उसे ऐसे देखते हुए कहा, ऐसे चलोगी आप? मैं नहीं ले जाऊंगा आपको ऐसे बाहर। जाओ ठीक से रेडी होकर आओ, तब ले चलूँगा। ये सुनते ही अधीरा मुंह बना के कमरे में गई और जल्दी से रेडी होकर आई। अधीर ने जब उसे देखा तो फिर से एक बार खो गया था उसके चेहरे में। अधीरा ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, चले अब? ये सुन अधीर ने कहा, हाँ चलो, पर अपना ये मुंह बंद रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग तुम्हें देखकर सोचे कि मैं एक बड़ बोल को अपने साथ रखता हूँ और क्या पता लोग आपको पागल समझ ले और पागल खाने भेज दे, इसलिए मुंह बंद रखना। और अब चलो। ये बोल वो आगे चलने लगा और उसके पीछे अधीरा मुंह बना के। जब अधीरा बाहर आई तो अधीर ने उसे गाड़ी में बैठने को कहा और बाहर खड़े वीर को बाकी गार्ड्स के साथ दूसरी गाड़ी में। अधीरा ने जब देखा कि अधीर अपने साथ गार्ड्स की फौज लेकर जा रहा है तो उसने कहा, ठाकुर साहब, हम जंग पर जा रहे हैं, ये तो आपने मुझे नहीं बताया। एक्सक्यूज़ मी, हम किसी जंग में नहीं जा रहे हैं। ये बोल वो गाड़ी में उसके बगल में बैठ गया। तो इतने सारे गार्ड्स क्यों ले जा रहे हो? ये मेरी प्रोटेक्शन के लिए है, अधीर ने अपने फ़ोन में देखते हुए बोला। अधीरा ने उसे देखते हुए कहा, इतने दुश्मन बनाते ही क्यों हैं आप कि फ़ौज की ज़रूरत पड़े आपको? अरे दो चार अच्छे दोस्त बना लो जो सच्चाई से साथ दे, आपसे प्यार कर ले। इस बार अधीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद करोगी या मैं अपने गार्ड से कहूँ कि आपका मुंह हमेशा के लिए बंद करे? और एक बात, इनका निशाना कभी नहीं चूकता, तो बताओ क्या सोचा आपने? नहीं, मैं ऐसे ही शांत बैठ जाती हूँ। ये कहते हुए अधीरा खिड़की के बाहर देखने लगी। वो खुद से ही बोली, इनकी ऐसी ही हरकतों से तो इन पर गोली चलती है। सबको ऐसे धमकाते होंगे खड़ूस ठाकुर। दिल देना भूल गए भगवान, करेला कहीं का। उसे ऐसे खुद में बोलता देख अधीर ने कहा, तुम अपनी इस बीमारी का इलाज क्यों नहीं कराती? दूसरों के लिए अच्छा रहेगा। इस पर अधीरा उसे घूर के देख रही थी। कुछ देर में वो एक बहुत अच्छे मॉल में थे। अधीरा अधीर के साथ अंदर गई और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर गर्ल्स सेक्शन में चली गई। अधीरा श्वेता के लिए, सालों के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ ले रही थी। उसने सामने वाली शॉप पर देखा तो अधीर कुछ कपड़े देख रहा था। उसने रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बिल कराया और सामान लेकर उसके पास आई और धीरे से अधीर जिस रो में कपड़े देख रहा था वहाँ से कपड़ों के बीच में से अचानक से उसके सामने आकर बोली, ठाकुर साहब। ओ गॉड, तुम पागल हो अधीरा, ऐसे कौन आता है? पर अधीर के चेहरे पर घबराहट देखकर अधीरा ने कहा,
आप डरते भी हैं, कमाल की बात है। मतलब सबको डराने धमकाने वाला भी डरता है। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब्जियाँ ले रहा हूँ। और कुछ पूछना है? कपड़े हैं यहाँ तो वही देखूंगा ना। ये बोल वो एक टी शर्ट लेकर देखने लगा। आपको कपड़ों की क्या ज़रूरत है? गिन के 3 कपड़े पहनते हो आप। एक ऑफिस, दूसरा रात के कपड़े, तीसरा वॉक के। बाकी ज़रूरत कहाँ होती है? आप तो घर पर ही नहीं रहते और घूमने आप जाते नहीं हैं। दिन भर तो आप ऑफिस के कपड़ों में निकाल देते हैं और रात में नाइट सूट में, और सुबह बस जॉगिंग सूट 2 घंटे के लिए पहनते हैं, फिर वही ऑफिस के कपड़े। आप मेरी मानो तो वो इतना बोल ही रही थी कि तभी अधीर ने उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर उसे पीछे दीवार से लगा के कहा, चुप, एकदम चुप, चुप, वरना मैं सच में तुम्हें किसी डब्बे में बंद कर किसी दरिया में फेंक दूंगा और तुम डूब के मर जाओगी। इतना बोलती हो, सर खा जाती हो, चुप अब। यह कहते हुए उसने उसके मुंह से हाथ हटाया और उसे घूर के देखते हुए दूर हुआ। मैं ये बोल रही थी कि यहाँ दरिया नहीं है। उसके ये बोलने पर अधीर ने पीछे मुड़ के गुस्से में देखा तो अधीरा ने बगल में खड़े एक लड़के से कहा, भाई साहब आपको बुला रहे हैं। और ये बोल वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद उस लड़के ने कहा, जी बोले, क्या बात है? कुछ नहीं, आप काम करें अपना। ये बोल अधीर गुस्से में कपड़े देखने लगा। इधर अधीरा एक ज्वेलरी शॉप पर थी। वो श्वेता के लिए कुछ देख रही थी कि तभी उसकी नज़र एक ब्रेसलेट पर गई जिसमें रुद्राक्ष बना था। उसने उस ब्रेसलेट को लेकर उसे पैक करा दिया और उसे अपने बैग में लेकर बाहर आई। उसके बाद वो वॉच शॉप पर गई। वहाँ खड़ी वो वॉच देखने लगी। जब अधीर उसे खोजते हुए वहाँ आया तो उसने देखा कि अधीरा के पीछे खड़े लड़के उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं और उनकी नज़र उसके पीठ पर और कमर पर है। अधीरा साड़ी को पहन रखी थी और बालों को अधीरा एक तरफ कर रखा था। उसका शॉल एक तरफ था। अधीर उसके पास आया और पीछे से उसके शॉल को उसे ठीक से उड़ाते हुए बोला, कभी ठीक से खुद को कवर करके नहीं रख सकती आप? अधीरा ने अपने शॉल को लेकर दूसरे कंधे पर रख लिया। अधीरा सामने लगी घड़ियों को देखकर कहा, अच्छा, इनमें से कौन सी घड़ी जीजा जी के लिए अच्छी होगी? उसके कहने पर अधीर ने एक घड़ी उठा के उसे दी और बोला, ये वाली। अधीरा ने उसे ले लिया। अधीरा ने बड़े ठाकुर साहब के लिए भी बहुत अच्छा कुर्ता लिया। वो अधीर के साथ बाहर आई तो अधीर ने ड्राइवर से गाड़ी लाने को कहा। ड्राइवर गाड़ी लेने चला गया। अधीर को एक इम्पोर्टेंट कॉल आया तो वो बात करने लगा। अधीरा वहाँ खड़े इधर उधर घूम रही थी। तभी अधीर की नज़र अधीरा के पीछे से आ रही तेज गाड़ी पर पड़ी। अधीर भाग के उसके पास गया और उसे गाड़ी से टक्कर लगने से पहले ही वो अधीरा को लेकर दूसरी तरफ गिर गया। अधीर ने देखा अधीरा के सर पर चोट लगी थी। वो गाड़ी एक बार फिर पीछे आने को हुई उन सब के पास, पर इतने में अधीर के गार्ड्स आ गए और वो गाड़ी टर्न लेकर आगे चली गई। उस गाड़ी का पीछा करो और उसे लेकर आना। ये बोल वो अधीरा को देखने लगा। उसके कुछ आदमी उस गाड़ी वाले के पीछे गाड़ी लेकर निकले। इधर अधीर अधीरा के सर की चोट देखकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा, पर अधीरा बेहोश हो चुकी थी। अधीर ने उसे उठाया और गाड़ी में लेटा दिया और दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में बैठा और अधीरा का सर अपनी गोद में रख लिया। ड्राइवर को जल्दी हॉस्पिटल चलने को कहा। ड्राइवर ने गाड़ी सीधे हॉस्पिटल की तरफ ले ली। अधीर के चेहरे पर इस वक्त डर, घबराहट साफ दिख रही थी। वो अधीरा को एकटक देखे जा रहा था। ड्राइवर ने हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकी तो अधीर जल्दी से बाहर निकल के अधीरा को अपनी बाहों में बाहर लाया और वीर अंदर जाकर डॉक्टर को बुलाने चला गया। अधीर अधीरा को लेकर अंदर आया और इमरजेंसी रूम में ले जाकर लेटा दिया। वीर डॉक्टर को लेकर अंदर आया तो अधीर ने उससे कहा, आप देखें इन्हें क्यों उठ नहीं रही? उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे अधीरा की जान उसमें बस गई हो। डॉक्टर ने उसे बाहर जाने को कहा तो वो चला गया, पर उसकी नज़र अंदर ही थी। डॉक्टर ने अधीरा के सर पर पट्टी की और इंजेक्शन देकर बाहर आए तो अधीर से बोले, रिलैक्स मिस्टर ठाकुर, वो बिल्कुल ठीक हैं, बस चोट की वजह से बेहोश हो गई थी, आप देख सकते हैं उन्हें। ये बोल डॉक्टर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद अधीर अंदर रूम में आया। अधीरा लेटी हुई थी। अधीर उसके पास जाकर बैठ गया और उसके हाथ को अपने दोनों हाथ में जकड़ते हुए सर झुका लिया।
उसने सर उठा के उसे देखा और एक हाथ से उसके सर को सहलाने लगा। तभी वीर ने आकर उससे कहा, सर वो मिल गया है। ये सुनते ही अधीर की आंखों में जैसे गुस्सा वापस से उतर आया। उसने अधीरा का हाथ संभाल के बिस्तर पर रखा और बाहर आ गया। वो बाहर आया तो उसने देखा उसके गार्ड्स एक लड़की को पकड़े हुए थे। वो गुस्से में उसके पास गया और उसकी गर्दन कस के पकड़ते हुए उससे बोला, जानता है तूने क्या किया है? किसे मारने की कोशिश की थी तूने, मुझे या उस लड़की को? अधीर ने उसकी गर्दन को बहुत कस के पकड़ा था। वो लड़का सांस भी नहीं ले पा रहा था। वीर अधीर के पास आकर उससे कहा, सर उसकी गर्दन छोड़े, वो मर जाएगा और वो बोल भी नहीं पा रहा है। उसकी बात सुन अधीर ने उस लड़के की गर्दन छोड़ उसकी कॉलर दोनों हाथों से पकड़ते हुए फिर से पूछा, किसको मारने आया था, मुझे या उस लड़की को? उस लड़के ने डरते हुए कहा, मुझे उस लड़की को मारने के लिए भेजा गया था। किसने भेजा था? नताशा मैडम ने। उस लड़के के मुंह से ये सुनते ही अधीर ने उसे फर्श पर पटक दिया। उसने वीर को देखते हुए कहा, इसका ध्यान रखें, हम आते हैं। ये बोल वो बाहर आया और गाड़ी लेकर नताशा के घर की तरफ बढ़ गया। इधर नताशा अपने बंगले में बैठी आराम से लंच कर रही थी। तभी अधीर गुस्से में उसके घर के अंदर आया। नताशा ने जब अधीर को देखा तो वो मुस्कुरा के अदा के साथ उसके पास आते हुए बोली, क्या बात है, आज तो खुद पहली बार ठाकुर साहब हमारे चौखट पर चल के आए, वो भी बिना बुलाए। बहुत अच्छा लगा हमें। तो बताओ क्या खिदमत करें आपकी? हम ठाकुर साहब, यही बुलाती है ना वो लड़की आपको? काफ़ी अच्छा साउंड करता है। सोचा मैं भी बुला के देखूं। वैसे वो लड़की कैसी है, जिंदा तो है ना? कहीं इतना कहना था कि अधीर ने उसकी गर्दन कस के पकड़ लिए। ये देख उसके गार्ड ने गन निकाल के अधीर पर तान दी। नताशा के पिता यानी कि मिस्टर शर्मा जी घर पर ही थे। जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो बाहर आए। ये देख कि अधीर गुस्से में नताशा का गला दबोचे खड़ा है तो वो घबरा गए। नताशा अभी 1 साल पहले इंडिया आई थी और अपने पिता का बिजनेस संभाल रही थी। उसे अधीर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, पर मिस्टर शर्मा जानते थे कि आखिर अधीर चीज़ क्या है। वो अधीर के पास जाते हुए बोले, मिस्टर ठाकुर, क्या हो गया? आप ऐसे गुस्से में? नताशा ने कुछ कर दिया क्या? अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप प्लीज़ शांत हो जाएं। प्लीज़ उसकी गर्दन छोड़ दें, प्लीज़। उनकी बात पर अधीर ने नताशा की गर्दन छोड़ दी। नताशा की गर्दन जब अधीर के हाथों के पंजों से आज़ाद हुई तो उसने लंबी सांस ली। उसकी सांसें रुकने लगी थी। अधीर ने मिस्टर शर्मा को देखते हुए कहा, मिस्टर शर्मा, अपनी बेटी को समझा ले, बताए उसे मेरे बारे में, मैं क्या हूँ, कौन हूँ। समझा दे इसे, वरना मैं समझाने पर आया तो कहीं आपको जलाने के लिए ना मिले ये। आज जो गलती इसने की है, सिर्फ आपके लिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ, और दूसरी इस बात के लिए कि ये लड़की है, वरना मैं इसका वो हश्र करता कि वो सोच भी नहीं सकती। आज इसने जो किया दोबारा बोल दो, ऐसा सोचे भी ना, वरना सोचने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोल अधीर जाने लगा तो नताशा ने अपनी गर्दन पर हाथ रखे उससे कहा, वाह, एक लड़की के लिए ठाकुर साहब इतना गुस्सा, इतना तिलमिलाहट। आखिर लगती क्या है वो आपकी, जिसे आप इतने हक से घर में रखे हैं? उससे शादी तो नहीं हुई आपकी, तो किस रिश्ते से वो आपके घर में है? आखिर ऐसा भी क्या रिश्ता है ठाकुर साहब? ये सुन अधीर ने टेबल पर रखा चाकू उठाया और नताशा की तरफ गुस्से में लेकर बढ़ा। ये देख नताशा डर से पीछे हटने लगी। अधीर ने उस चाकू से जोर से उस पर वार किया तो नताशा की चीख निकल गई। मिस्टर शर्मा तो डर से कांप गए और उनके साथ वो सारे गार्ड भी। अधीर ने गुस्से में आकर नताशा पर चाकू चला दिया, पर वो जाकर नताशा के चेहरे के पास पिलर पर लगा, जिसे देखकर सब डर के काँप रहे थे। नताशा की हालत भी खराब थी। उसने जब देखा कि चाकू पिलर पर लगा है तो उसकी जान में जान आई। अधीर चाकू निकाल उसके गर्दन पर लगाते हुए उसके चेहरे के पास आकर गुस्से में बोला, अगली बार ज़बान से फालतू बकवास ना निकले, वरना दोबारा ये चाकू का निशान चूकेगा नहीं। और हाँ, मुझे ठाकुर साहब बोलने का हक सिर्फ हमारी अधीरा को है। उसके अलावा मैं सबके लिए मिस्टर ठाकुर हूँ। अपनी औकात, अपनी हद मत भूलना और मुझे मेरे शब्दों को याद रखना।
दोबारा उसकी तरफ देखा या उसे एक खरोच देने के बारे में भी सोचा तो मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये अधीर सिंह ठाकुर का वादा है। ये पहली बार और आखिरी गलती है, इसीलिए सिर्फ वार्न कर रहा हूँ, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ता। और तुमने पूछा ना क्या रिश्ता है, तो बस इतना समझ लो, जो एक सांस का धड़कन से होता है वही है मेरा उस लड़की से। अब दोबारा मत सोचना कुछ। ये बोल वो नताशा की गर्दन से चाकू हटा के उंगलियों पर नचाते हुए बाहर आया और कार में बैठ के वहाँ से निकल गया। नताशा उसके जाने के बाद बुरी तरह काँप रही थी। उसके पापा की तो हालत खराब थी। वो बस इसलिए शांत थे क्योंकि उनकी बेटी ठीक थी। और दूसरा, अधीर ने उनकी बेटी की पहली गलती को माफ़ करके गया था। नताशा अपने कमरे में चली गई। इधर अधीर जब हॉस्पिटल पहुंचा तो अधीरा को होश आ गया था। जब उसने रूम में आकर देखा तो अधीरा फल लेकर उसे बिना कट किए खाए जा रही थी। उसे देखते ही अधीरा ने कहा, आप आ गए। हमें लगा आप तो भाग गए मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के। फिर मुझे वीर ने बताया कि आप गुस्से में गए हैं। तब मैंने सोचा कि इस बार तो मैंने कुछ नहीं किया, फिर आप मुझे ऐसे क्यों छोड़ के गए। पता है, कब से सोचते सोचते मुझे भूख लग गई थी। मैंने 5 सेब खा गई। जब एक और मांगा तो नर्स ने कहा ख़त्म हो गया, अंगूर बचा है खा लो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम बहुत जल्द अगले वीडियो में देखने वाले हैं। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर और शेयर ज़रूर कर देना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।